हेलो नमस्कार जी प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूं बिहारी सर और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी सर पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पहली यूनिट विलेन शुरू की थी, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है। तो हमारा कहना उन बच्चों से यही होगा कि आज की क्लास अगर आप नए ले रहे हैं तो इससे पहले आप उस वीडियो को देखें जो इससे पहली क्लास हो चुकी है, तो इसमें आपको बेहतर समझ में आएगा और आगे की क्लासें भी आपको बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। ये सेकंड क्लास है हम लोगों की विलेन की। और आप देखिएगा पहले बेटा कि हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग फर्स्ट क्लास में सांद्रता पढ़े थे, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, जिसमें हमने ये वाला बेटा पोर्शन होमवर्क में दिया था और उम्मीद है आप सभी लोगों ने ये होमवर्क में किए होंगे। मैंने आपसे एक बात बोली थी, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आए, आप इनको सॉल्व नहीं कर पाए, तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम इनका सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छी तरीके से दे सकें। ठीक है, वैसे उम्मीद ये होगी कि आप सभी लोगों ने कर लिए होंगे, क्योंकि हमने हिंट भी इन सभी क्वेश्चन की दे रखी थी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो बेटा होने वाली है मोलरता पे। ठीक है, ध्यान दो। देखो बेटा सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, मैं थोड़ा यहां पे लिख दे रहा हूं। हमने बेटा द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, ये सांद्रता ही है हमारी बेटा। हमने बेटा आयतन प्रतिशत पढ़ा, आयतन प्रतिशत पढ़ा। हमने बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ा। ठीक है, और इनके हमने आंकिक प्रश्न भी लगाई थी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी बेटा वो मोलरता पे होने वाली है। किस पे होने वाली है बेटा? मोलरता पे। तो इससे पहले अभी अच्छे से आप मोलरता को समझेंगे, तब आगे चीजों को समझेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं बेटा मोलरता की, ठीक है, मोलरता, तो आप सब बेटा जानते हो मोलरता ये हमारी बेटा सांद्रता है। हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सांद्रता। और कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा सांद्रता क्या थी? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। ठीक है, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे आप बेटा मोलरता में, इस शब्द में आपको दिख रहा होगा मोल। क्या दिख रहा है बेटा? मोल। ठीक है, और दूसरा शब्द अगर मैं मिला के बनाना चाहूं तो बनाऊंगा तरलता। मोल और तरलता। अब बेटा तरलता अगर देखी जाए तो द्रव में होती है, और द्रव को मापने के लिए बेटा हम लोग लीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि आयतन का प्रयोग, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बेटा आयतन लेना चाहूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां आयतन भी प्रयोग कर सकते हो। और यहां पर जो आयतन होगा वो होना चाहिए हमारे पास 1 लीटर। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब ध्यान से सुनोगे, ये जो मोल है ये किसके मोल होने चाहिए बेटा यहाँ पे? तो ये जो मोल होंगे बच्चा मेरे, ये मोल होंगे हमारे पास विलेय के। ठीक है, और विलेय किस में होता है बेटा? विलेय होता है विलयन में, क्योंकि आप सब जानते हैं विलयन के ही दोनों घटक होते हैं, विलेय हो चाहे बेटा विलायक हो। लेकिन हम लोग सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो अभी यहां हम लोग विलेय की मात्रा बताएंगे। किसमें? विलयन में। तो बेटा यहां पर विलयन हमारे पास कितना है? तो विलयन आप जानते हो, ठीक है, कितना है? 1 लीटर। ठीक है, और इस विलयन में क्या उपस्थित हो बेटा? विलेय। और वो विलेय किस में होना चाहिए? मोल में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो यहां से डेफिनेशन आपकी बन सकती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है, जैसा कि देखो यहां हमने लिख रखा है। क्या लिख रखा है? देखो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारे पास मोलरता बेटा। तो हमने क्या लिखा बेटा? विलेय के मोल।
किसकी मात्रा बेटा? विलेय के मोल, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब ये विलेय के मोल किस में होंगे बेटा? विलयन के आयतन में। तो विलयन के या विलयन का बेटा आयतन, और ये जो विलयन का आयतन है बेटा वो होगा किसमें? लीटर में, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर इस लीटर को मिलीलीटर मुझे करना है तो यहां पर बताओ मैं 1000 क्या क्या दे दूंगा? भाग, और ये कहां पहुंचेगा बेटा? ऊपर। तो बताओ ये क्या हो जाएगी हमारे पास? मोलरता, ठीक है। ध्यान से सुनना अच्छे से। अगर मैं मोलरता की बात करूं तो कैपिटल एम ऊपर ले रखा है, देखो इसे कैपिटल एम से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ऊपर बेटा विलेय के मोल, तो मोल को प्रदर्शित करते हैं एन से, किसका? विलेय का, यानी कि बी ले लो आप। नीचे है बेटा विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन क्या? मान लीजिए वी, वॉल्यूम मतलब आयतन, और किसका है? विलयन का, तो यहां ले लीजिए आप लोग एस, और इनटू यहां पर कर लीजिए आप 1000। तो ये हो गया हमारे पास मोलरता का सूत्र हो गया, ठीक है। तो यहां पर मोलरता का सूत्र क्या हो गया? एन बराबर एन वी अपॉन, क्या बोलेंगे देखो, एन वी अपॉन वी एस इंटू 1000, यानी कि विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन। अब यहां पर अगर 1000 है तो विलयन का आयतन बेटा यहां पर रहेगा किसमें? मिलीलीटर में। ओके बच्चा, कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए। नोट देखो क्या लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोलरता तापमान पर निर्भर करती है। क्यों निर्भर करती है? क्योंकि मैंने बोला कि अगर यहां पर कोई भी विलयन ले लो बेटा, क्या ले लीजिए बेटा? विलयन। तो अगर इस विलयन की बात करें तो विलयन किस अवस्था में रहेगा बेटा? द्रव अवस्था में। किसमें बेटा? द्रव अवस्था में। क्यों है द्रव अवस्था में? क्योंकि बेटा ये 1 लीटर है। क्या है बेटा? 1 लीटर। अब इसको अगर आप गर्म करोगे बेटा तो आप समझदार हैं, ये द्रव अवस्था है, तो गर्म करोगे तो द्रव के अणु क्या होंगे? द्रव के अणु वातावरण में स्थानांतरित होने लगते हैं, जिससे इसका आयतन बेटा घट जाएगा। तो इसमें लिखा भी होगा कि मोलरता तापमान पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं आयतन की बात करें तो आयतन क्या है बेटा? आयतन तापमान के बदलने से परिवर्तित हो जाता है। मतलब इसका जो आयतन है 1 लीटर, तापमान बदलो बेटा, तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ाने से इसका आयतन जो है वो वातावरण में स्थानांतरित होने लगता है, अर्थात विलयन का आयतन यहां पर घट जाएगा। बात को समझो, कोई दिक्कत बेटा? तो इसलिए मोलरता किस पर निर्भर कर रही है बेटा? यहां पर ताप पर निर्भर करती है। आगे लिखा है इसलिए तापमान बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है। बेटा जब आयतन घटेगा तो मोलरता भी घट जाती है, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनेंगे कि हमने यहां पर मोलरता का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एम बराबर बोलो एन वी अपॉन वी एस बेटा 1000, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। अब आप जानते हो बेटा यहां पर जो एन वी है ये क्या है बेटा? मोल है। और मोल का सूत्र क्या होता है बेटा? भार अपॉन अणुभार। क्या बोलेंगे बेटा? भार अपॉन अणुभार। इससे समीकरण नंबर 1 डाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहां पे मोल के सूत्र से, मोल के सूत्र से, तो मोल के सूत्र से बेटा क्या होगा? यहां पे देखो m हो जाएगी बराबर, बेटा यहां पे बताओ क्या रख दें? यहां पे रख दें हम लोग, इसको W बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग m, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपके पास W, ठीक है। अब B है तो यहां पे हो जाएगा WB, यहां हो जाएगा MB। तो इस NV की जगह आप लिख सकते हैं, इस NV की जगह आप लिख सकते हैं WV, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? इनटू ऊपर देखो पहले से क्या है 1000 अपॉन बेटा बताओ क्या हो जाएगा नीचे? MB सॉरी, और बेटा यहां हो जाएगा आपके पास VS, और ये हमारे पास है मोलरता का सूत्र बेटा, ठीक है। अब यहां मोलरता का सूत्र होगा बेटा जब आप विलेय का बेटा भार दिया जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आपको विलेय के मोल दिए जाएं, विलेय के बेटा क्या दिए जाएं? मोल दिए जाएं, तो आप फॉर्मूला ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे से। अब यहां पर बेटा क्या है कि तुम सब जानते हो जो NV है यहां पर वो आपका क्या है? विलेय का अणुभार है, अणुभार है बेटा, ठीक है। तो आपको अणुभार याद होने चाहिए। जैसे मैं यूरिया की बात करूं बेटा, यूरिया C12H यूरिया है बेटा, NH2CO NH2, और इसका जो अणुभार होता है बेटा कितना होता है? 60। मैं बात करूं बेटा ग्लूकोज की, है ना, सूत्र होगा C6H12O6,
अणुभार होगा इसका 180 यानी कि 180। मैं बात करूं शर्करा की, शर्करा, ठीक है, C12H22O11, चीनी भी बात कर सकता हूं मैं, इसे चीनी भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना, इसका अणुभार होगा 342। मैं बात करूं बेटा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है और इसका अणुभार होता है बेटा कितना, 60। मैं बात करूं बेटा एसिटिक अम्ल कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है, मैं बात करूं बेटा किसकी, कास्टिक सोडा की, यानी कि NaOH, तो इसका अणुभार होता है बेटा कितना, 40। मैं बात करूं बेटा जल की यानी कि H2O की, तो इसका जो अणुभार होगा बेटा हमारे पास होता है 18, ठीक है, ये आपको याद करने हो, नहीं तो 11th क्लास आपने पढ़ी होगी बेटा तो अच्छे से पढ़ाए गए होंगे, ठीक है, नहीं तो आप सभी लोग रेगुलर बैच लो, क्योंकि मैं ये रिवीजन करा रहा हूं बेटा चैप्टर वाइज, तो थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखो, ध्यान से सुनो, आगे मैं बात करूं बेटा एथिल एल्कोहल की, एथिल एल्कोहल, ये होता है बेटा C2H5OH और इसका होता है 46। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये कुछ हमने लिख दिए जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे सुनो अच्छे से, आप सभी लोग क्या पढ़े हैं, मोलरता, मोलरता की डेफिनेशन याद रखो बेटा, क्या बोलेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला कैसे हमने बनाया, विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन, आयतन बेटा लीटर में था, ठीक है, इसे मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 का मैंने भाग देंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया इसका किसका, मोलरता का। फिर मैंने बोला मोलरता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो मोलरता बेटा घटती है, ठीक है ना, ध्यान रखना अच्छे से। आगे हमने इसमें इसका फॉर्मूला बताया, क्या बताया कि M बराबर होता है NV/VS इंटू 1000, NV यहाँ पर होता है मोल, मोल का सूत्र क्या होता है, भार अपॉन अणुभार, ठीक है, वो हमने यहाँ पे NV की जगह रखा तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब विलेय का क्या दिया जाएगा मुझे, भार। फिर मैंने कुछ पदार्थों के यहाँ पर अणुभार लिख दिए, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो इसका हम देखो आंकिक प्रश्न लगा रहे हैं, ठीक है। देखो प्रश्न बेटा ध्यान से सुनो, कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH है, यानी कि NaOH का भार दे रखा है, ग्राम मतलब भार हो गया, कितना दे रखा है बेटा, 4 ग्राम दे रखा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, है ना बेटा। अब आगे देखो, मैंने बोला था, देखो कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी तुम्हें भार दिया जाए तो भार से बेटा निकालो अणुभार, अणुभार, फिर देखिए क्या आपको आयतन दे रखा है, उसके बाद जब आयतन मिल जाएगा तब आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं मोलरता का, और मोलरता का फॉर्मूला लगेगा M बराबर WV इंटू 1000 वट्टे बेटा यहाँ पर रहेगा MB इंटू VS। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलिए देखो, अब इसमें अणुभार मैंने अभी अभी आपको बताया NaOH का अणुभार, तो NaOH का जो अणुभार था बच्चे मेरे, वो क्या है इसका 40 है, ठीक है, जैसा कि अभी सब पढ़े हुए हैं बेटा, हमने बताया NaOH यानी कांस्य सोडा का अणुभार बताया मैंने कितना 40, ठीक है, तो 40 हो गया बेटा। फिर कह रहा है घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया, यानी विलयन का आयतन, विलयन का बेटा आयतन, तो विलयन का आयतन बच्चे मेरे कितना है यहाँ पे, तो ये है 250 मिलीलीटर। कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, M ज्ञात करा रहा है, यानी कि मोलरता ज्ञात करा रहा है, मोलरता ज्ञात करा रहा है बेटा, तो मोलरता बराबर हमें ज्ञात करनी है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह, सूत्र क्या होता है, M बराबर बोलो बेटा WV इंटू 1000 वट्टे बताओ क्या रहेगा बेटा MB इंटू VS। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऐसे देखो मन से बेटा। WV का मान कितना बच्चे मेरे, WV का मान हो गया हमारे पास 4 इंटू 1000 बेटा, बताइए अणुभार इसका कितना है 40 है बच्चे मेरे, और इंटू अब इसका जो आयतन है वो कितना दे रखा है 250, ठीक है। देखो बेटा कट्टम काट करो तो फटाफट, 4 धाई 40, कोई प्रॉब्लम बेटा, 0 से 0 हटा दीजिए, मैं 25 से काट दो, देखो 25 एकम 25 0, 25 चकू बेटा 100,
यानी m बराबर मेरे पास ऊपर बचा बेटा 4, नीचे बचा बेटा मेरे कितने 10, तो m बराबर हो गया 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो उसमें, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, 0 आगे लगाओ, मोल प्रति लीटर, ठीक है, ये इसकी इकाई है, ये इसकी क्या है बेटा इकाई, चाहो तो यहां लिख सकते हो मोलरता की इकाई, मोलरता की बेटा इकाई। तो मोलरता की यहां इकाई क्या बनेगी बेटा, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, यानी कि मोल प्रति आयतन, यानी बोल सकते हो मोल प्रति लीटर, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत बेटा, तो यहां पर आ गया आपके पास मोल प्रति लीटर, बोलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, नोट करो एकदम फटाफट। ये हमारे पास मोलरता का मैंने अंकीय प्रश्न बताया। जल्दी से आप स्क्रीन शॉट लो बेटा, आराम से बाद में लिखते हुए चलना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत हो बेटा तुरंत आप बताना, बोलो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो बच्चे, मोलरता याद करनी है, सेम टू क्वेश्चन है बेटा, ये तो मैंने अभी करा दिया, ठीक है। ये दे रखा है, बताओ इसमें NaCl का अणुभार पूछा गया आपसे, पूछा नहीं गया, जरूरत पड़ेगी तो बेटा चाहो तो आप यहाँ NaCl का भी अणुभार लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेटा भी मैंने लिखा था, यहाँ पे NaCl यानी कि साधारण नमक, साधारण नमक NaCl, तो NaCl का बेटा होता है 58.5, ठीक है। चलो चलो बच्चों देखो, करो इसको, देखो तो लल्ला क्या कह रहा है, देखो 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl है, तो बेटा NaCl का भार दे रखा है, NaCl का भार, तो NaCl का भार कितना है बेटा 5.85 ग्राम, ठीक है। अच्छा फिर मैंने बोला जिसका अणुभार, फिर मैंने देखो कॉन्सेप्ट बताया, देखो क्या बताया कि अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था बेटा, देखो भार से अणुभार, अणुभार से आयतन, आयतन से फिर निकालिएगा आप मोलरता। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो ध्यान से, देखो भार निकाल लिया, तो बच्चा मेरे भार से बेटा हम बताओ क्या निकालेंगे, अणुभार, और अणुभार के बाद हम लोग क्या देखेंगे, सॉरी अणुभार लिखा है बच्चा, देखो तो अणुभार, ठीक है, और अणुभार के बाद बच्चे मेरे आयतन देखेंगे, और आयतन के बाद हम सूत्र लगाएंगे मोलरता का। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो बच्चा अब NaCl के यहाँ पे देखेंगे अणुभार, NaCl का अणुभार, तो NaCl का अणुभार भाई मेरे यहाँ पे आप जानते हो कितना बताएंगे 58.5, ठीक है। अच्छा फिर आगे देखो इसमें दे रखा है सोडियम क्लोराइड, मैंने बता दिया 200 मिलीलीटर आयतन है विलयन का, तो विलयन का आयतन यहाँ पर आ गया हमारे पास, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन बच्चा मेरे पास कितना है 200 मिलीलीटर, विलयन में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी लोग मोलरता ज्ञात करनी है तो कर भी सकते हैं। बताइए क्या लगाएंगे सूत्र, m बराबर बोलो WV इंटू 1000 बटे बेटा रहेगा आपके पास MB इंटू BS। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। देखो चलिए बच्चे, देखो तो बच्चे एकदम फटाफट देखो, m तो ज्ञात करनी है नाम को, देखिएगा। अब बताइए अणुभार, यानी कि पहले भार है, तो भार कितना हमारे पास 5.85 इंटू 1000। बोलो कोई दिक्कत बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 58.5 आपने सर इसका अणुभार बताया, इंटू VS मेरे पास बच्चे क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है 200 मिलीलीटर। बताइए कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान दो बेटा, ये बताओ अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा नीचे 2 जीरो जाएंगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था बेटा। अगर मैंने ये पॉइंट हटाया तो 1 जीरो ऊपर गया, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन बेटा जो समझ में आ रहा है सिंपल है, तो मैं थोड़ा सा और इसको इजी कर दे रहा हूं, है ना। देखो अब बताओ, इससे डायरेक्ट गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, बताओ ये 4 जीरो से 4 जीरो गई। अब m बराबर बेटा ऊपर बताओ क्या बचा 1, नीचे बताओ बेटा क्या बचा 2, तो बताओ इसका आंसर क्या हो गया बेटा, बोलो 0.2 मोल प्रति लीटर। ये रहा हमारे पास बेटा इसका आंसर।
बताओ कितना सरल है ना। बहुत बढ़िया बेटा, एकदम मन से। पहले आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लो, है ना, लिख लो अच्छे से, इसकी नोट बनाओ बेहतरीन तरीके का। पहले वीडियो में हम सब आप सभी को बताए थे बेटा कि आप सभी लोग पहले इसकी अच्छे से नोट बनाइएगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप बेफिक्र के बेफिक्र होके आप हमसे पूछ सकते हो कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में मुझे समस्या आ रही है, सर इसका सॉल्यूशन मुझे दीजिए। बिल्कुल मिलेगा बेटा, ठीक है। चलिए नोट करो एकदम फटाफट, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देख लो हो जाएगा। ठीक है, देखो हो गया बेटा। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखो, ये भी मूलरता का है। मैंने ये तीसरा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से क्वेश्चन करना। चलो लास्ट में होमवर्क दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या हमारा, 9.0 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का बेटा भार दे रखा है, ग्लूकोज का बेटा बताओ भार दे रखा है, ठीक है बच्चे। तो भार कितना है बेटा, 9.0 ग्राम दे रखा है, ठीक है। आगे देखो क्या रखा है, को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया, ठीक है। तो 250 मिलीलीटर जल में घोला गया बेटा, तो समझ लो यहाँ पर आयतन दे रखा है कितना, 250। तो इसका अणुभार बताओ बेटा, तो अणुभार बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो अणुभार ग्लूकोज का कितना होता है बेटा बताओ, 60 नो सर गलत कर रहे हैं आप, कितना होता है बच्चे बताओ तो एकदम फटाफट, 180 अभी बताया था, है ना। तो आयतन बेटा इसमें कितना दे रखा है, आयतन बच्चे दे रखा है इसमें बताइए 250 मिलीलीटर। कह रहे आगे कि विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। m बराबर क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, मोलरता तो WV इंटू 1000 बट्टे बेटा बताओ क्या रहेगा इसमें, MB इंटू VS। बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इस तरह है ना, रखो मान रखो बेटा। बताओ इसका भार कितना दे रखा है, 9.0 इंटू 1000 बटे बताओ 180 इंटू 250। बताओ कराओ में कर लोगे। इसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं ना, आप अच्छे बच्चे हैं, एकदम अच्छे से इसका सॉल्यूशन दीजिए बेटा। कमेंट में इसका आंसर जरूर आप बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि आप इसका आंसर कितना देंगे, ठीक है। बताओ आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अच्छे से इसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। चलो हम ही कर देते हैं, है ना, हम ही करते रहे। देखो 0.0 का कोई मतलब नहीं, 9 दूनी 18, बताओ कितना हो गया 20। और आगे देखो 20 से काटो, 20 पंजे 100, एक जीरो पर बचा, 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 25, ठीक है। बताओ m बराबर कितना हो गया, 1/5। तो m बराबर कितना हो गया 0.2 मोल प्रति लीटर, बोलो ठीक है। देख लो बेटा कहीं गलत तो नहीं हो गया, गलत नहीं होगा, ये निकला आपका 0.2, 9 दूनी 18, 20 और फिर हमने किया 20 पंजे 100, 50 बार कटा और फिर मैंने 50 पंजे 250, सही है ना, बढ़िया, ठीक है। यही आंसर है बेटा इसका, ठीक है। चलो ठीक है, तो आगे बेटा अब होगी हमारे पास मोललता, ठीक है। वो बेटा मोलरता थी, ये हमारे पास क्या है, मोललता है, ठीक है। तो देखो तो थोड़ा मोललता को समझते हैं, ठीक है। देखो मोलरता में और मोललता में देखेंगे तो आपको ये चीज कॉमन दिख रही होगी, मोल, यानी कि मोल की तो आवश्यकता है हमको, ठीक है। अब इसमें बेटा हम लोग एक शब्द और देखेंगे, विलेयता और दिख रही है, और विलेयता जो अगला टॉपिक हमारा होगा जिसका अर्थ होता है घुलने की क्षमता। और जो घुलने की क्षमता रखता है बेटा, तो हमने आप सभी लोगों को बताया था कि बेटा हमने विलय पढ़ाया आपको, हमने बेटा आपको विलायक पढ़ाया और फिर बेटा हमने आपको विलयन पढ़ाया।
बताया था बेटा, क्योंकि इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, विलयन बनेगा। ठीक है ना, ध्यान देना अच्छे से। तो जो विलेय है, आपको मैंने समझाया था विलेय और विलायक होते क्या है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि कोई एक पात्र लिया बेटा, तो इसमें हमने विलायक ले लिया। विलायक हमारे पास है बेटा जैसे कि जल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जल जो है, अब इसमें हम लोग मिलाएंगे क्या, विलेय। तो जो विलेय है वो किस में घुलने जा रहा है, वो घुलने जा रहा है बेटा विलायक में। तो घुलने की क्षमता क्या है, विलेयता। तो विलेयता किस पर आएगी, इसमें विलायक पर आएगी। तो घुलने की जो क्षमता रखता है वो कौन रखता है, विलायक। मतलब विलायक का मतलब होता है जो घोल ले अपने आप में, तो विलायक घोल लेता है। जैसे चीनी को मैं अगर जल में डालता हूं तो जल चीनी को घोल लेगा, तो यहां पर जो विलायक हुआ वो क्या हुआ, जल हुआ। तो यहीं पर बेटा जो विलेयता लागू होती है, घुलने की क्षमता जो है वो द्रव के पास है। बात समझे। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग विलेयता की, तो विलेयता बेटा यहां पर रहेगा क्या, विलायक। तो आप ये समझ जाओ अच्छे से कि हमने उसमें विलयन का आयतन लिया था, लेकिन यहां पर यूज करने वाले हम लोग क्या, विलायक। तो अब जो विलायक होगा, इस विलायक में हम लोग बताएंगे विलय। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों का चेंज रहेगा। अभी तक हमारे पास क्या होता था बेटा, हम विलयन में बताते थे विलय, लेकिन यहां हम विलायक में विलय बताएंगे। बात समझना, ध्यान देना। और विलायक यहां पर होगा हमारे पास 1 kg, यानी कि 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, किलोग्राम बेटा। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के बेटा मोल, तो मोल है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, जैसा कि बेटा यहां हमने लिख रखा है कि क्या लिख रखा है बेटा, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए या उपस्थित भी लिख सकते हो, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। थोड़ा यहाँ पे हम थोड़ा लिख सकते हैं, चलो मैं लिख दे रहा हूं, वैसे लिख लो। क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, वैसे आप लिख सकते हो सबको, यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है बेटा, विलायक में उपस्थित, ऐसे लिख लो बेटा, जो मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो। उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बताओ। वो भी कोई गलत डेफिनेशन नहीं है, वो उसमें क्या रखा है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। किसको, मोललता को। चाहे आप ये सीधा कह दो कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं, सॉरी मोललता कहते हैं। बताओ, सिंपल है कि नहीं है। तो ये है, चाहे आप ऐसे लिख दो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा, देखो ध्यान से, विलेय, सॉरी, तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा बेटा, देखो विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे बेटा हो जाएगा, देखो विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि बेटा देखो किलोग्राम में तो द्रव्यमान होगा। अब 1 kg में आप सब जानते हो, kg को अगर ग्राम में ले जाएंगे तो कितने भाग देंगे, देखो 1000 का। तो आप 1000 देखो, 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर। बिल्कुल सेम बेटा कॉन्सेप्ट है हमारे पास मोलरता का। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल m बराबर, बोलो विलेय के मोल तो भाई होंगे NV अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब W, विलायक मतलब A ले लो। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 1000। ये हो गया बेटा हमारे पास क्या, मोललता। बोलो कोई दिक्कत बेटा। तो यहां पर हम लोग बेटा पढ़े क्या, मोललता। क्या पढ़े बेटा, मोललता। तो मोललता क्या पढ़े आप, मोललता पढ़े, मोललता बराबर देखो विलेय का, सॉरी विलेय के मोल, ऐसे डाल लिख दो, ये तो मैं लिख ही चुका हूं। स्मॉल m बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। ठीक है, आप सब जानते हो NV यहाँ पर क्या है बेटा, बोलो एकदम फटाफट, मोल है। तो मोल को हम लोग क्या लिखेंगे, भार अपॉन अणुभार। बोलो ठीक है, तो भार होता है W, अणुभार होता है क्या आपके पास M। ये V के लिए लिख रहे हैं तो आप V ले लो, यहाँ पे V ले लो। बताओ
इसको समीकरण 1 डालें, अभी पढ़ा बिल्कुल सेम वैसे ही बेटा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे देखो मोल के सूत्र से, मोल के सूत्र से, तो मोल के सूत्र से क्या बनेगा देखो स्मॉल m बराबर, बताओ यहां हो जाएगा WV इंटू 1000। भाई देखो यहां पर NV की जगह हम ये लिख रहे हैं WV अपॉन MV, इसकी जगह तो WV हो ही गया, नीचे बेटा हो जाएगा हमारे पास क्या MV और यहाँ आ जाएगा हमारे पास WA। बहुत बढ़िया, ये है हमारे पास सूत्र। अणुभार हम लिख चुके थे क्योंकि यहाँ पे अणुभार की आवश्यकता होगी। तो जब भी बेटा मोललता की बात आए, मोलरता की सॉरी पहले मोलरता देख लो, तो आप बताएंगे सर इसके दो सूत्र, M बराबर NV अपॉन VS इंटू 1000, ये बनेगा बेटा हमारे पास मोल के लिए। जब आपको विलेय के क्या दिए जाएं, मोल, विलेय के मोल दिए जाएं, और उसके बाद m बराबर हम लगाएंगे WV इंटू 1000 बटे रहेगा बेटा यहाँ पर MB इंटू VS, ठीक है। ये तब दिया जाएगा जब तुम्हें दिया जाए विलेय का भार। उसके बाद बेटा हमने मोललता पढ़ा, तो मोललता स्मॉल m है, यहाँ पर आपके पास रहेगा NV अपॉन WA विलायक रहेगा इंटू 1000, वैसे कि वैसा बेटा ये सेम टू सेम रहेगा जब आपको विलेय के क्या दिए जाए बेटा मोल, यानी कि ये मोल के लिए है, ठीक है। उसके बाद जब आपको द्रव्यमान दिए जाए तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप द्रव्यमान के लिए लगाएंगे WV इंटू 1000 बट्टे बेटा रहेगा यहाँ पे MB इंटू WA, बोलो यहाँ विलायक का द्रव्यमान रहेगा। थोड़ा सा अंतर है इसमें देखो W का और इसमें VS का, ठीक है। तो आप बताओ ये अच्छे से याद रखोगे तो चलिए क्वेश्चन लगाएं आप सभी लोग। देखो कह रहा है कि एक विलयन में, विलयन है बेटा 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जानते हो बेटा NaOH, इसको ही बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा भार दे रखा है, कितना दे रखा है 5 ग्राम, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बेटा, इसका कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास भार दिया जाए तो उससे इसका अणुभार निकालो, उसके बाद आप यहाँ पर द्रव्यमान देखेंगे और द्रव्यमान बेटा यहाँ पर रहेगा किसका विलायक का, उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर मोललता। आई होप चीज समझ पा रहे होंगे। उसमें मोलरता का हमने कॉन्सेप्ट बताया था, भार होगा, भार के बाद अणुभार, अणुभार, अणुभार के बाद यहाँ पर बताया था मैंने आयतन, ये आयतन विलयन का होना चाहिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगाए थे आप सभी लोगों ने। उसके बाद आप यूज करेंगे मोलरता को, ठीक है। बताओ तो यहाँ पर बेटा बताइए NaOH का अणुभार बताओ एकदम फटाफट, ठीक है बोलो। अभी मैंने लिखा था इसका, देखो देखो NaOH का अणुभार लिखा होगा कांस्य सोडा का, कितना लिखा था देखो 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40 रख दूं, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पे 40 रख दूं, देखो तो बेटा यहाँ पे रख दिया हमने 40। तो यहाँ पर उसके बाद देखो विलायक का द्रव्यमान दे रखा है, जल विलायक होता है तो विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान बेटा कितना दे रखा है 450 ग्राम, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, लगा दो मोललता। तो मोललता हमें ज्ञात करनी है और सूत्र जानते ही बेटा भार दे रखा है, तो भार वाला सूत्र होगा स्मॉल m बराबर WV इंटू 1000 बटे बेटा रहेगा MB इंटू WA, मान दे रखे हैं, रखाओ रख दो एकदम फटाफट। देखो बताओ m बराबर WB का मान कितना है बेटा बताओ 5 इंटू 1000, अणुभार इसका कितना है 40 और इंटू बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे 450। बताओ कोई दिक्कत, देख तो बेटा देख लो एकदम फटाफट करते हैं इसको। देखो 0 से 0 हटा दीजिए, 5 से काटो, 5 m 45, इस 0 से 0 भी हटा दो, तो m बराबर बेटा हो गया ऊपर बचे 10 और नीचे 9 चौकू 36, ठीक है यही है ना। देखो 5 से मैं हटा रहा, 5 m 45, एक 0 से 0, इस वाले 0 से ये ऊपर 10 है, नीचे 9 थे, 9 चौकू 36 हो गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बेटा, तो 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और ये 18 बार कटा, तो यहाँ पर आया हमारे पास क्या m बराबर 5/18,
और 5/18 क्या हो गया बताओ, यहाँ पे दे दूँ कहीं कहीं पे उठा के पटक दो उसको, देखो तो करते हैं क्या, 5 में भाग देने 18 का, नहीं जाएगा 0.50, 18 दूनी 36, बताओ कितना बचा यहाँ पे 4, और यहाँ 1 0 हो गया, 18 सत्ते 126, सही है। बोलो, तो लगभग 7वां जाएगा, तो इसका आंसर होगा 0.27 मोल प्रति, बताओ यहाँ क्या रहेगा आपके पास, किलोग्राम, ये हो गया इसका मात्रक, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इसका इकाई जो है वो आपकी रहेगी क्या, मोल प्रति किलोग्राम, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो मोल प्रति किलोग्राम, मोलता का हमने निकाला यहाँ, ठीक है, ये मोलता का सूत्र था। तो इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल, तो मोललता की इकाई, ठीक है, रहेगा मोल प्रति, बेटा रहेगा यहाँ पे किलोग्राम। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, तो आपने मोललता का फॉर्मूला पढ़ा और उसका न्यूमेरिकल भी लगाया अच्छे से। ठीक है, अभी इसके होमवर्क दे देंगे, बिल्कुल सेम है। मोलरता को अगर आपने अच्छे समझा तो मोललता में कुछ नहीं है, मोललता बस विलायक का यूज करेंगे आप। ठीक है, चलिए इसके बाद शांता हेडिंग डालो अगली, मोल अंश। क्या पढ़ने वाले हो बेटा, मोल अंश। ठीक है, चलिए देखो, अब इसमें हमने कोई विलयन लिया जो ए और बी से मिलकर बना है, तो देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास ए है, तो ए को विलायक लेते हैं हम लोग, सब जानते हो बेटा। उसके बाद बेटा इसमें वी है, यानी कि विलेय है यहाँ पर हमारे पास क्या, बी। तो मोल अंश ज्ञात करना है, तो मोल अंश में हमें दोनों के मोल चाहिए। तो बताओ यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे ए के मोल पहले। तो ए के मोल कैसे निकालोगे आप, ए के मोल निकलेंगे आपके पास भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार, बताओ यानी कि WV अपॉन MV, ऐसे तो निकलेगा, बोलो। या फिर हम ऐसे बात करें कि जब हम इसको निकालेंगे तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझो, ए के मोल को कैसे लिखेंगे, ए के मोल को लिखेंगे हम लोग वी के मोल को कैसे लिखोगे, बी के मोल को, तो बी के मोल को लिख लोगे आप लोग NV। ठीक है, जब दोनों के मोल निकलेंगे उसके बाद निकालोगे आप मोल अंश। तो मोल अंश कैसे निकालोगे, अगर मैं बात करूं मोल अंश की, तो ए का मोल अंश, तो ए का मोल अंश कैसे निकालोगे, ए का मोल अंश निकालोगे आप, यानी XA, मोल अंश को प्रदर्शित करोगे आप XA, यानी कि जिसका निकालोगे उसके मोल, यानी कि Na, देखो Na अपॉन Na प्लस NB, दोनों के मोल। ऐसे अगर तुम लोग निकालोगे बेटा B का मोल अंश, तो B का मोल अंश कैसे निकलेगा, XB, यानी कि NV अपॉन Na प्लस NB। मतलब ये है कि जिसका मोल अंश चाहिए उसके मोलों की संख्या बटे विलेन के कुल मोलों की संख्या। तो विलेन में दोनों होंगे ए और बी, तो दोनों के मोल जोड़ देंगे हम। ऐसे अगर तुम बी के मोल निकालोगे तो ऊपर बी के मोल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं बेटा कि किसी विलेन में, ऐसे लिखेंगे, किसी विलेन में मोलों की संख्या का योगफल 1 होता है। ठीक है, जैसे यानी कि अगर इसमें XA और XB दो मोल अंश हैं, तो इनका आंसर कितना हो जाएगा, 1। मोलों की संख्या का योगफल, मोल की संख्या का नहीं, विलेन में मोल अंश ऐसे लिखो। अब मोल की संख्या का योगफल नहीं बताएंगे बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा चेंज करो। किसी विलेन में मोल अंश, ठीक है, किसी विलेन में ऐसे लिखो, किसी विलेन में पदार्थों के मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। ठीक है, देखो कैसे, देखो इसमें 2 हैं, यानी कि XA प्लस
XV बराबर क्या लेंगे यहाँ पे 1, तो इसका बताओ क्या होगा Na अपॉन Na प्लस Nb, और प्लस लगा दो इसका क्या होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb बराबर बेटा 1। बताओ दोनों के हर समान है तो एक बार लिख लो Na प्लस Nb, ऊपर क्या होंगे इन दोनों को जोड़ दो Na प्लस Nb, क्योंकि जिनके हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं बेटा, अंश हर दोनों कट के बेटा बराबर है, यानी 1 बराबर 1। यानी तो अगर मैं बात करता हूं मोल अंश का योगफल सदैव यहां पर 1 रहेगा। बताओ बोलो। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास मोल अंश ज्ञात करने का तरीका है, ठीक है। बताओ तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए पहले दोनों विलयन में जितने भी पदार्थ होंगे, 2 हो 3 हो कितने भी हो, वैसे आप सब जानते हो हम लोग दोनों विलयन पढ़ रहे हैं तो 2 ही पदार्थ दे होंगे, तो उन दोनों पदार्थ के आप सभी लोग पहले मोल निकालो, उसके बाद मोल अंश ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आएगा। देखो अब मान लीजिए एक विलयन है, ठीक है। अब इस विलयन में हमने क्या किया, ध्यान देना अच्छे से, इसमें यानी कि A मिलाया हमने और इसका नाम हमारे पास है बेटा जल, और जल कितना हमारे पास, जल है बेटा 36 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मान लीजिए हमने B मिलाया और B मेरे पास क्या है 46 ग्राम, यानी कि ये हमारे पास है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। और इस ये कितने ग्राम है 46 ग्राम है। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था बेटा मुझे चाहिए, देखो ध्यान से, दोनों का मोल अंश। जब दोनों का मोल अंश चाहिए तो मुझे दोनों के चाहिए मोल, तो A के मोल कैसे निकालोगे, A के मोल, तो A के मोल निकालोगे आप सभी लोग, ठीक है। तो A के मोल आप सभी लोग निकालोगे, कैसे निकालोगे बेटा बताओ, A का भार, तो A का भार बटे A का अणु भार, तो ये बताओ भार इसका कितना है 36, अणु भार इसका कितना है 18, तो 18 चौकू 36, यानी NV यहाँ पर हमारे पास, Na हमारे पास आया बेटा कितना आया 4 आया। कोई दिक्कत, हमें दोनों का चाहिए, तो दोनों के लिए तो भाई फिर हम अभी आपको बताएं तो मुझे B का भी मोल चाहिए, तो B के मोल निकालो बेटा। B के मोल कैसे निकालोगे, V का भार अपॉन B का अणु भार, तो बताओ B का भार कितना है बेटा 46, और अणु भार भी इसका 46 से होता है एथिल अल्कोहल का, तो 46 से 46 काटो कितना आया 1, यानी NV का मान कितना हो गया बेटा 1 हुआ बच्चा। बोलो कोई दिक्कत। अब मुझे दोनों का मोल प्रभाज चाहिए, तो सबसे पहले निकाल लो A का मोल प्रभाज, A का मोल प्रभाज, तो A का मोल प्रभाज क्या निकालोगे XA बराबर, बताओ जिसका पूछा जाता है उसके मूल ऊपर यानी कि Na अपॉन दोनों रहेगा Na प्लस NV, तो ये बताओ मोल कितना है इसका Na का, देखो 4, तो ऊपर हो गया बेटा कितना 4, नीचे बताओ कितना है इसका, देखो A का 4 प्लस 1 यानी 4/5, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास XA बराबर कितना आ गया बताओ, तो 5 का भाग दे दो 0 पॉइंट, और 4 5 है ना 5 8 40 यानी 0.8 हो गया, भाग दे दो 4 में 5 का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 लगाएंगे 40 बन जाएगा, 5 8 40 हो गया, यानी XA का मान कितना हो गया बेटा बताओ 0.8। अभी हमने तुम्हें बताया था मुझे दोनों चाहिए नहीं, XB का भी चाहिए, तो XB का ज्ञात करने तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप सब जानते हो दोनों का योगफल अभी कितना बताया था मैंने 1, तो XA का मान हो गया 0.8 प्लस इसका मान है हमारे ज्ञात करना है बेटा, और ये 1, ये एक में से जब घटाओगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.2। बताओ अगर एकदम परफेक्ट आंसर तुम्हें बताना है कि हाँ सर ये हमारा है, स्वेर करना कि हाँ मेरा आंसर सही होगा, तो दोनों को जोड़ दो, 0.2 को 0.8 को जोड़ो, 1 आना चाहिए, आ रहा होगा, स्वाभाविक चीज है, ठीक है। और यही आंसर हमारा एकदम बढ़िया है, बेहतरीन है। बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोलरता, मोलेंस और मोललता तीनों से 100% एग्जाम में प्रश्न आता है और हर साल आता है, बताइए, ठीक है। तो ये हमारे पास था बेटा मोलेंस का क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, आगे बेटा देखो ध्यान देना अच्छे से, ये हमने होमवर्क में दे रखे हैं क्वेश्चन, तीनों से बेटा क्वेश्चन है, मोलरता, मोललता और मोलेंस। जो प्रश्न आए बेटा आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और आप इसका आंसर मुझे दीजिए। बेटा देखो 5 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कर नहीं पाए अल्लाह, बहुत सिंपल है बेटा,
5 ग्राम, इसका कितना आ जाएगा 40 अणुभार। तो देखो ये W भी हो गया, ये M भी हो गया, ये VS हो गया। बताओ M का मान ज्ञात करना है, कितना सिंपल है, बोलो। देखो 9 ग्राम यूरिया का भी मैंने बताया, तो यूरिया का अणुभार 60 लगाएंगे। 100 ग्राम जल में घोला गया, मोललता ज्ञात कीजिए। देखो ये WA का मान दे रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर आपने मन से पढ़े, आप सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हर क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता, क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है। आप कॉन्सेप्ट समझो कि मुझे करना कैसे है। जब आपने कॉन्सेप्ट समझे बेटा, देखो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्रयास करो। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ में आए, आप हमसे कमेंट करो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। अगला वीडियो बेटा जो हम क्लास लेंगे, अगले वीडियो में वहां मैं इनका सॉल्यूशन अच्छे से दे दूंगा। अगर आप मुझे बताएंगे मुझे ये समझ में नहीं आया, और मुझे उम्मीद है बच्चे आप पढ़ने वाले हो, मन से आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? तो इन सबका सॉल्यूशन करेंगे आप सब, बताओ। सब भैया, किसी मोलरता पूछिए, किसी मोलंस पूछा है, किसी में मोललता पूछी है, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, बताओ आगे बेटा हमारा टॉपिक नया शुरू होने वाला है, जिसका नाम है विलयता। क्या है बेटा? सांता खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोगों का टॉपिक जो शुरू हुआ है वो कौन है बेटा? विलयता है। बोलो कोई दिक्कत बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा जो पढ़ा था, देखो ध्यान से, हम लोगों ने बच्चा जाना सबसे पहले विलयन क्या होता है। ठीक है, विलयन के बाद हमने जाना इसके 2 घटक हैं, विलेय और विलायक। बताओ पढ़ा? ईमानदारी से बताओ बेटा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, उसके बाद बेटा हमने बताया था कि ये कम मात्रा में होता है और ये अधिक मात्रा में होता है। फिर बेटा जी हमने पढ़ी थी सांद्रता। ठीक है, किसी विलायक के एक इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की संख्या को या विलेय की मात्रा को ही क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। इसमें बेटा हमने देखो द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा। ठीक है, बताओ बेटा, इसमें हमने आयतन प्रतिशत पढ़ा बेटा, इसमें हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बेटा पढ़ा, इसमें हमने बेटा मोलरता पढ़ा, इसमें हमने मोललता पढ़ा, इसमें हमने मोल अंश पढ़ा। ठीक है, अभी बेटा हमने इसमें ppm नहीं पढ़ा, ppm और बेटा नॉर्मलता हमने छोड़ रखा है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, बस लास्ट में पढ़ने का मन है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन हम बात लास्ट में पढ़ेंगे। ppm सीधा होता है पार्ट प्रति मिलियन, यानी कि 1 मिलियन विलेय का जो भाग होगा वो 1 मिलियन के बराबर होगा। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। सिंपल सा रहेगा, बहुत सिंपल, इसलिए मैंने नहीं यहाँ पे किया। तो इतने हम लोग यहाँ पर टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ये दोनों मैंने ड्रा किए, टेंशन मत लो, पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, चलो आगे हम सभी लोग बात करेंगे बेटा किस पर? विलयता पर। ठीक है, चलो तो टॉपिक हमारा बेटा अगला शुरू होने वाला है विलयता। इसको विलयता को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का अर्थ होता है घुलनशीलता भी कह सकते हैं इसको, या बेटा घुलने की क्षमता। ठीक है, अब घुलने की जो क्षमता रहेगी बेटा, जैसे आप जानते हो कि हमने चीनी को बेटा किस में घोला? जल में घोला। ठीक है, चीनी को किस में घोला बेटा? जल में। तो घुलने की क्षमता चीनी डिपेंड करेगी बेटा जलयन में। चीनी जो डिपेंड करेगी बेटा जल को, कि चीनी को अगर तुम जल में घोलोगे, यही चीनी बेटा तुम ऑयल में घोलो, घुलेगी क्या? नहीं घुलेगी। तो जो चीनी के घुलने की जो क्षमता है बेटा, या जो चीनी घुल रही है, वो निर्भर किस पे कर रही है? वो निर्भर कर रही है हमारे पास विलायक पर, यानी कि जल पर। ठीक है, तो विलयता बेटा लागू होती है किस पर? विलायक पर। सुनते चलना बेटा। अब विलायक यहां पर किस अवस्था में होना चाहिए हमारे पास? यहां होना चाहिए किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में। ठीक है, बोलो भाई कोई दिक्कत? अब ये जो विलयता है वो निर्भर करेगी बेटा किस पर? विलेय पे। ठीक है, बोलो भाई। अब विलेय अगर तुमने ठोस लिया, विलेय बेटा अगर तुमने ठोस लिया तो द्रव में ठोस भी घुल सकता है, तो वो कहलाएगी ठोस की द्रव में विलयता। ठीक है ना? अगर बेटा विलेय तुमने कोई द्रव लिया तो वो कहलाएगी द्रव की द्रव में विलयता। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा।
अगर तुमने विलेय बेटा गैस लिया तो वो बच्चा कहलाएगी गैस की द्रव में विलेयता। यानी कि बेटा यहां पे 3 रहेंगी। अगर मैं तीनों अवस्थाओं की बात करें बेटा तो बताइए किसमें घुल रहा है? विलायक में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। तो आप सीधा कह सकते हो किसी पदार्थ के घुलने की क्षमता को विलेयता कहते हैं। ठीक है, बताइए। देखो तो यहां पे हमने लिखा भी बेटा, क्या लिखा है? ठीक है, कि निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा। कहोगे सर अभी तो आप ये कह रहे थे घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता कह रहे थे। तो ये बताओ अच्छा, जैसे विलायक के अंदर विलायक की घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता, ठीक है, और क्षमता मत समझते हो, क्षमता होती है बेटा अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा। ठीक है, कहोगे सर नहीं समझे, अधिकतम मात्रा क्या है? जैसे मैं आपसे ही पूछूं बेटा कि आप खाना खाते हैं, आप रोटियां खाते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछें कि आपको आपके रोटी खाने की क्षमता कितनी है, तो आप ये बताओ, आप बताएंगे, सोचेंगे, समझे कि हम कितनी ज्यादा से ज्यादा रोटी खा सकते हैं। आपने कहा सर हम 4 रोटी खा सकते हैं, यानी हमारी 4 रोटी खाने की क्षमता है। मैंने कहा बेटा तुम 5 खा लोगे? क्योंकि सर जी हमने अभी आपसे कहा था कि हमारी क्षमता 4 रोटी है, हम 5 रोटी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि बेटा तुम अधिकतम 4 रोटी खा सकते हो। बताओ भाई, तो यहां पर रोटियां कितनी है? अधिकतम 4 रोटियां हैं। भाई मैं बात करूं विलायक की क्षमता, और विलायक में तुम घोल क्या रहे हो? विलेय घोल रहे हो। अभी मैंने देखो यहां बताया, देखो विलायक में आप क्या घोल रहे हो? विलेय घोल रहे हो। तो इस विलेय की जो मात्रा है बेटा, ये विलायक की क्षमता पर निर्भर कर रही है। तो क्षमता मतलब इसकी अधिकतम मात्रा। बात सुनना, किसकी? विलेय की, सॉरी, विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा विलायक की क्षमता को दर्शाएगी। बात समझना, ध्यान देना, कोई दिक्कत? जैसे मैं मान लूं कि आपके 4 रोटी जो अधिकतम संख्या है 4 रोटी, वो आपकी क्षमता को बताएगी। तो वही चीज हमने यहां पे बताई। तो वही टॉपिक में है बेटा, क्या है? सीधा सीधा लिखा है निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा। ठीक है, मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है बेटा? विलेयता। आप सीधा कह दो विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है, बताओ। तो विलेयता यहाँ पर बेटा 3 प्रकार की रहेंगी। ठीक है, 3 प्रकार की क्या क्या रहेंगी यहाँ पे, देख लो ध्यान से अच्छे से। ठीक है, बताओ। यहां पर रहेगी, देखो बेटा, द्रव की द्रव में विलेयता। अभी मैंने बताया था बेटा। फिर यहां पर हो सकती है बेटा गैस की द्रव में विलेयता, और फिर रहेगी बेटा हमारे पास ठोस की द्रव में विलेयता। ये 3 कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अलग अलग होगा, गैस की घुलने की क्षमता अलग होगी, ठीक है, द्रव की घुलने की क्षमता अलग होगी, ठोस की घुलने की क्षमता अलग होगी, तीनों की अलग अलग होंगी। तो आप सब लोग पहली हेडिंग डालिए सब लोग बेटा, द्रव की द्रव में विलेयता। ठीक है, द्रव की द्रव में विलेयता, सॉरी द्रव की मत डालो, ये डालो फर्स्ट, हमने बताया था गैस की द्रव में विलेयता। तो फर्स्ट हेडिंग डालो सभी लोग, गैस की द्रव में विलेयता। देखो क्या होती है, गैस को द्रव में घोलने की क्षमता, मतलब गैस को द्रव में घोलने की जो क्षमता होगी, गैस की द्रव में विलेयता कहते हैं। मतलब ये बेटा कि किसी द्रव में, यानी द्रव विलायक ले लो, किसी द्रव में हम गैस को घोलेंगे। ठीक है, बोलो भाई, तो ऐसा कोई विलयन जो होगा वो क्या कहलाएगा? गैस की द्रव में विलेयता वाला विलयन। ठीक है, आगे लिखा है गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट हेडिंग डली है, देखो दाब। कह रहा है कि गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है ये सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बेटा इसके अंदर, जैसे मेरे पास ये बोतल है, अब यहाँ पर जो पानी है, या मैं इसको जल ले सकता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास ये कोई द्रव है। अब ये जो गैस है, ये गैस के अणु ले रखे हैं। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा तो ये अणु कहाँ आएंगे? द्रव के अंदर आएंगे। और जब अणु ये द्रव के अंदर आएंगे तो द्रव की विलेयता द्रव में बढ़ रही है। तो सीधी बात है कि द्रव के अंदर गैस की विलेयता क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। और अच्छे समझो,
देखो अभी यहां पर हमारे पास ऐसे मान लीजिए, एक मिनट दोबारा समझो बेटा, है ना, मुझे लग रहा है तुम इस चीज को अच्छे समझ नहीं पा रहे, इसलिए दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई द्रव है, ठीक है बेटा। अभी द्रव बेटा हमारे पास मान लीजिए जो भी कुछ है मात्रा में अलग चीज है, लेकिन अभी बेटा यहां पर सुन लीजिए हमारे पास ये 2 लीटर गैस है, तो बेटा द्रव के अंदर गैस नहीं है, तो द्रव के अंदर अभी गैस की जो विलेयता है, गैस की विलेयता वो है बेटा 0 लीटर, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। हमने प्रेशर लगाया बेटा, और प्रेशर लगाया तो ये जितने भी अणु थे वो सब किसके अंदर आ गए, द्रव के अंदर। अब बेटा द्रव के अंदर गैस बढ़ गई, कितनी बढ़ गई बेटा, 2 लीटर, क्योंकि वो प्रेशर जो मैंने लगाया जिससे 2 लीटर गैस इसके अंदर आ गई। तो बताओ पहले बेटा 0 थी, अब कितने लीटर होगी इसकी, 2 लीटर। तो दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या होगी बेटा, बढ़ गई। जब गैस पर अधिक दाब लगाया जाता है, जब गैस पर दाब लगाते हैं तो क्या लिखा है इसमें, तो गैस के अधिकांश अणु द्रव की सतह से टकराते हैं और द्रव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मैंने द्रव की सतह पर टकराएंगे, उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जिससे उसकी विलेयता बेटा बढ़ जाती है, जैसे लिखा होगा, इसलिए गैस की विलेयता बढ़ जाती है। सिंपल है। इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हेनरी के नियम में, अभी नहीं पढ़ सकते लेकिन मैं अलग से पढ़ूंगा। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 गैस उच्च दाब पर घोली जाती है, बोतल को कम दाब हो जाता है, मतलब जब बोतल को हम खोल देते हैं बेटा तो उसका प्रेशर निकल जाता है, जब प्रेशर निकलता है फिर वो गैस बुलबुलों के साथ बाहर निकलती है। जब दाब हटा दिया बेटा, प्रेशर कम हो गया, तो गैस की विलेयता घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि जो गैस उसके अंदर गुली हुई थी वो धीमे धीमे बुलबुलों के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। वही मैं इसमें लिखा हुआ है कि जब दाब कम हो जाता है, दाब हट जाता है, तो गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये हम हेनरी के नियम में और बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। ये अनुप्रयोग ये चल रहे हैं बेटा, क्या चल रहे हैं कि गैस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 हमने पढ़ लिया यहाँ पे दाब पर। दूसरा बेटा लिखा हुआ है इसमें, देखो किस पे बेटा, ताप पर। क्या लिखा है बेटा, अधिकांश गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है, तापमान बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। एग्जाम्पल बेटा सुन लीजिए ध्यान से, हमने मान लीजिए हमारे पास ये कोई पात्र है बेटा, और ये इसके अंदर कोई भी द्रव है, ठीक है ना। अब इस द्रव के अंदर हमने कोई बेटा गैस के अणु ले रखे हैं। आप ये बताओ बेटा, अगर इसको गर्म करोगे, अभी मान लीजिए इसमें 2 लीटर गैस है, तो ये बताओ अगर इसको बेटा गर्म करो तो ये क्या होंगे अणु, ये बेटा बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और जब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो मान लीजिए मैंने 2 लीटर अणु बाहर निकल गई। गतिज ऊर्जा लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, तापमान बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है वो स्पीड में बाहर की ओर भागने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अभी तो ये गति करके वातावरण में 2 लीटर गैस के अणु निकल गए, तो बताओ यहाँ कितनी बचेगी, यहाँ बचेगी 0 लीटर। तो ये बताओ द्रव में गैस की विलेयता, या द्रव में गैस रही नहीं रही, क्योंकि तुमने ताप बढ़ाया तो गैस बाहर निकल गई। जब ताप बढ़ाया गैस बाहर निकल गई, इसका मतलब उसकी विलेयता घट गई, तो इसलिए लिखा है इसमें, इसलिए गैस की विलेयता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है, लेकिन ताप घटाने पर गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है। अगर मैं दाब की बात करूं तो दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है, दोनों अपोजिट होंगे। दाब बढ़ाएंगे गैस की विलेयता बढ़ेगी, ताप बढ़ाएंगे गैस की विलेयता घटेगी। उम्मीद है ये चीज अच्छे समझ में आई होगी। गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में घुली रहती है, मतलब अगर गर्म पानी में देखोगे तो ऑक्सीजन कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि बेटा वो गर्म पानी है, उसमें ताप ज्यादा है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ठंडे पानी में ताप कम होगा, ताप कम होगा तो उसमें जो ऑक्सीजन गैस है उसकी विलेयता अधिक होगी। बोलो भाई, एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जो जलीय जीव होते हैं वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना अधिक महसूस करते हैं, क्यों। अब क्यों अधिक महसूस करते हैं, क्योंकि आप सब अधिक सहज महसूस करते हैं, अधिक आराम महसूस करते हैं, क्यों। ऐसे बोलेंगे कि जो जलीय जीव होते हैं वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं, अधिक सहज महसूस करते हैं, अधिक आराम महसूस करते हैं, क्यों। क्योंकि तुम सब जानते हो ठंडे जल का जो तापमान होगा कम होगा, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा घुली होगी, और ऑक्सीजन ज्यादा घुली होगी तो जलीय जीव वहां पर रहना पसंद करेंगे। इसका ये आंसर होगा, आप बता भी सकते हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। चलिए अगला देखो बेटा, देखो अगला है गैस की द्रव्य विलेयता। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, विलायक की प्रकृति पर। जो गैस है, क्या लिखा है, गैस की विलेयता विलायक पर भी निर्भर करती है, विलायक पर भी निर्भर करती है।
अलग अलग विलायकों में एक ही गैस की विलेयता अलग अलग हो सकती है। जैसे बेटा ध्यान देना, अगर हमने यहां पर कोई भी जल लिया और जल के अंदर बेटा हम गैस घोल रहे हैं, कौन सी गैस घोल रहे हैं, मान लीजिए CO2, ठीक है। अब यहां जल की जगह तुम बेटा यहां एल्कोहल ले लो, एल्कोहल ले लो बेटा, तो एल्कोहल के अंदर हम कौन सी गैस घोल रहे हैं, CO2। गैस एक ही है, विलायक बेटा अलग अलग हैं, तो यहां पर विलेयता भी अलग अलग होगी। जैसे कह रहा है कि CO2 जल में अच्छी तरह घुल जाती है, जबकि कुछ अन्य जो ऑर्गेनिक होंगे या कार्बनिक विलायक होंगे उसमें अधिक घुलती है। बताओ कोई दिक्कत? ऐसे मान ली डिफरेंट होगी, कुछ भी ना है। ऑक्सीजन गैस सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जल में घोलेंगे तो उसकी विलेयता अधिक होगी, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में घोलेंगे तो उसकी विलेयता अधिक होगी। ये हमारे पास पॉइंट नंबर कौन सा था बेटा, 3 था। चौथा बेटा पॉइंट देखो, गैस की प्रकृति पर। विभिन्न गैसों की विलेयता अलग अलग होती है। बिल्कुल, गैस की अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो विलेयता अलग अलग होगी। जो गैसें द्रव के अणुओं के साथ अधिक आकर्षण रखती हैं वह अधिक घुलती हैं। कुछ गैसें द्रव के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी कर लेती हैं, इसलिए उनकी विलेयता बहुत अधिक होती है, जैसे अमोनिया। आप ये सीधा ये कह दो कि जो गैसें जल में आयनित हो जाती हैं या जो जल के साथ अभिक्रिया कर लें, या मैं समझ लो द्रव के साथ अभिक्रिया कर लें या विलायक के साथ अभिक्रिया कर लें, तो उनकी विलेयता अधिक होगी, जैसे अमोनिया। अगर मैं अमोनिया की बात करूं बेटा, ये जल में घोलते हैं तो ये जल के साथ क्रिया कर लेती है। कैसे क्रिया करती है बेटा, ये हमारे पास अमोनिया है, इसको लिखोगे H बॉन्ड OH, तो ये इससे H धनायन ग्रहण करेगा तो यहाँ बनेगा NH4 प्लस और ये बन जाएगा OH ऋणायन। तो इसने इसके साथ क्या की, अभिक्रिया की, तो इसकी जल में विलेयता अधिक होगी। बोलो कोई दिक्कत? अब N2 जो है वो N2 जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और जब N2 जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तो इसकी विलेयता क्या होगी बेटा, कम होगी। बोलो, ये 4 पॉइंट है बेटा गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उसके बाद अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे अगला हेनरी का नियम, क्योंकि अभी सब पढ़े हुए थे कि गैस की विलेयता को समझाया था किसने, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने। तो हेनरी का नियम है क्या, तो क्या कहोगे, गैस की बेटा द्रव में विलेयता को समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या लिखा हुआ है, या ये नियम क्या बताता है, स्थिर तापमान पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उस विलयन में उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब ये सुनो बेटा, देखो ध्यान से सुनो, ये हमने कोई ले रखी है बोतल बेटा, इसके अंदर है द्रव इसके अंदर है द्रव और बोतल को आंशिक रूप से खाली छोड़ना है। अब ये बताओ बेटा, अगर मैं ये बोतल को पूरा भर लें तो इसमें बताओ गैस घोलना संभव होगा? नहीं, क्योंकि गैस भी पदार्थ और द्रव भी पदार्थ है, दोनों जगह घेरेंगे। अब तुमने बोतल को फुल भर दिया द्रव से ही, तो गैस को घोलना यहाँ पर असंभव होगा। क्यों? क्योंकि गैस के लिए तुमने कोई भी यहाँ पर स्थान खाली नहीं छोड़ा है। तो जो बोतल यूज करनी है बेटा, तो वो आंशिक यूज करनी है। आंशिक का मतलब द्रव से वो आंशिक रूप से भरी हो, ठीक है। देखो ये बोतल है, इसकी इतने ही जगह हमने इसमें खाली कर रखी है, इसलिए तुमने कोई भी ठंडा वाली बोतल देखना बेटा, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, ऊपर से उसका अंश जरूर कोई खाली होगा, वो द्रव से फुल नहीं भरी होगी। अब द्रव से अगर फुल भरी होगी तो उसके अंदर गैस घुलना असंभव है, गैस घुल नहीं सकती है, समझना। तो हमने इसमें ले रखी है बेटा कोई भी गैस, ठीक है। अच्छी बताओ, अब ये द्रव है, इसके अंदर मुझे गैस घोलनी है। अब जो गैस की जो विलेयता होगी, मतलब गैस इसके अंदर घुलेगी, वो निर्भर करेगी इसके प्रेशर पर, दाब पर, ठीक है। ये बताओ, अगर तुम ये दाब लगाओगे तो गैस इसके अंदर आ चुकी है, अगर तुम ऊपर से दाब लगाओगे तो गैस इसके अंदर आ गई, तो गैस की विलेयता किस पर निर्भर कर रही है? दाब पर। अब ये आंशिक रूप से है, पूरा तो नहीं भरा, तो आंशिक रूप से यहाँ पर तो गैस की जो मात्रा है वो हम यहाँ पर लेंगे मोल अंश। आंशिक रूप से भरा तो गैस की मात्रा है, तुम जानते हो पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है बेटा? पदार्थ की मात्रा मापी जाती है मोल में, इकाई होती है मोल पदार्थ की। अब मोल अंश लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मोल जो है वो फुल नहीं है, कुछ अंश भरा हुआ है, तो वो यही कह रहा है कि किसी द्रव में गैस की विलेयता या मोल अंश ले लो, उस पर लगाए गए आंशिक दाब, क्योंकि पूरा दाब नहीं लगाएंगे, आंशिक दाब लगाएंगे,
पूरा दाब लगा दिया बोतल फट जाएगी, उतना दाब लगाओ ना जितना गैस है, जितना जरूरत है हमें। तो हम बताएंगे यहाँ पे आंशिक दाब। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसमें कि जो हेनरी का नियम वो क्या बताता है कि स्थिर दाब पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, या मोलेंस ले लो, या इसको विलेयता भी कह सकते हो, गैस के आंशिक दाब के कैसे होते हैं बेटा, समानुपाती। सॉरी, गैस के आंशिक दाब के कैसे होते हैं बेटा, समानुपाती। तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो जो गैस की मात्रा है, गैस की मात्रा बेटा, चाहे यहां पर विलेयता भी लिख दो, चाहे यहां पर इसमें मोलेंस भी लिख सकते हो, चाहे इसमें मोलेंस लिख दो बेटा, ठीक है। वो समानुपाती होगा किसके बेटा, वो समानुपाती होगा दाब के, ठीक है। तो दाब समानुपाती है गैस का मोल अंश, यानी P समानुपाती x G। तो यहां पर जब समानुपाती होगा तो हो जाएगा बराबर, ठीक है, यहां पर आएगा KH और ये हो जाएगा XG। तो सीधा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि गैस की जो विलेयता है, गैस की जो विलेयता है उसके दाब के कैसे होते बेटा, समानुपाती। तो यहां पर P जो है गैस का आंशिक दाब है, X बेटा क्या है यहां पर विलयन के, सॉरी विलयन में गैस का मोल अंश है, या गैस की मात्रा ऐसे मान लीजिए, मोल अंश है इसलिए x को प्रदर्शित कर रहा हूं, तो मैं मोल अंश को यूज कर रहा हूं यहाँ पे, मोल अंश को। KH यहाँ पर क्या है, हेनरी स्थिरांक है। तो बहुत सिंपल सा, आप सीधा सीधा लिखो, या क्या लिखेंगे, किसी द्रव में, सीधा सीधा क्या बोलेंगे, किसी द्रव में गैस, द्रव में गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। सिंपल है, ठीक है। यह है हेनरी का नियम, ठीक है। आगे हेडिंग डालो, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। दो पूछे जाते हैं, मैं यहां पे लगभग 4 लिखूंगा। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं, एक डालो उसको, नंबर 1 स्कूबा डाइविंग। जानते हो स्कूबा डाइविंग क्या होता है? स्कूबा डाइविंग होता है जो गोताखोर समुद्र के अंदर की सतह की ओर जाते हैं, उसे हम स्कूबा डाइविंग कहते हैं, गहरे समुद्र में गोताखोरी, ठीक है। ध्यान रखना, क्या कह रहा है, देखो गहरे पानी में गोताखोरों को उच्च दाब का सामना करना होता है। देखो जब वो सतह पर रहते हैं तो उन्हें कम दाब पर सांस लेनी पड़ती है, जब सतह के अंदर जाते हैं तो उनका प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे की ओर जाने पर दाब बढ़ जाता है। जब वो वहां सांस लेते हैं तो उन्हें अधिक प्रेशर के साथ सांस लेना पड़ता है, या वहां यह कह दूं उन्हें अधिक दाब का सामना करना पड़ता है। तो उनके रुधिर के अंदर जो नाइट्रोजन या जो ऑक्सीजन गैसें हैं उनकी विलेयता बहुत अधिक हो जाती है। जब वो सतह की ओर आते हैं तो उनका दाब कम हो जाएगा। जब दाब कम हो जाएगा तो जो विलेयता उनके शरीर में या जो रुधिर के अंदर ज्यादा थी गैस की, वो तेजी से बाहर निकलेगी। जब तेजी से बाहर निकलेगी तो क्या होती है, वो बुलबुलों के साथ बाहर निकलती है। जब बुलबुलों के साथ बाहर निकलेगी तो गोताखोर को अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये होता है कि उनकी जो नसें होती हैं फट जाती हैं, इतनी स्पीड में गैस बाहर आती है। तो कभी कभी गोताखोरों की इससे मृत्यु भी हो जाती है। इससे हम लोग बेड्स कहते हैं, देखो लिखा हुआ है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, बेड्स। सीधा लिखा है, गहरे पानी में गोताखोर उच्च दाब का सामना करना पड़ता है, जिससे हवा की गैसें, विशेष रूप से नाइट्रोजन, उनके रक्त में अत्यधिक घुल जाती है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो दबाव कम होने के कारण नाइट्रोजन रक्त में बुलबुले बना लेती है, जिससे डिकम्प्रेशन सिकनेस, या इससे हम लोग क्या बोलेंगे, वेड्स नामक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। इसे रोकने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1% से तनु किया जाता है। मतलब ये पूछा जाए कि गोताखोर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में किस किस गैस का मिश्रण भरते हैं, तो हीलियम का और नाइट्रोजन का, ठीक है। ये नंबर 1 है। नंबर 2 देखो बेटा, नंबर 2 कह रहा है कि ऊंचाइयों पर रहने वाले पर्वतारोही, जो भाई पर्वत वगैरह चढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर रहते हैं,
वहां दाब क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। दाब कम हो जाने के कारण जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, भाई वहां दाब कम होगा, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्वतारोही वहां रहने वाले लोगों के रक्त और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। इस स्थिति को एनॉक्सिया कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं बेटा, एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, इतना ही रखो, इसको आगे मत पढ़ो। ठीक है, जिससे उनकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, ऐसे भी चाहो लिख सकते हो। अगर पूछे एनॉक्सिया से होता क्या है, तो क्या लिखा है इसमें, ठीक से सोच नहीं पाते, मतलब उनकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। सीधा कहो बेटा, अधिक ऊंचाई की ओर जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे दाब कम होता जाता है। जब दाब कम हो जाएगा तो वहां पर रहने वाले लोगों में ऑक्सीजन की क्या आ जाती है, कमी, विलयता घट जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी आएगी तो उन व्यक्तियों की सोचने की शक्ति कम हो जाती है। इससे हम एनॉक्सिया कहते हैं। बात को समझे बेटा। ठीक है, आगे देखो। तो यहां पर बेटा 2 पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि कोल्ड ड्रिंक में ऐसे लिख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक या ठंडे, तीसरा लिख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक या ठंडे पेय पदार्थों में CO2 गैस घोलने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है बेटा। बोलो, ये भी हेनरी नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, बताओ बेटा, कोई दिक्कत? तो 3 अनुप्रयोग रखते हैं बेटा, 2 पूछे जाएंगे, 3 हमने लिखा दिए, 3 आपके सामने लिखे हुए हैं, देखो। ठीक है, 3 देखो। फर्स्ट हमने बताया आपको स्कूबा डाइविंग, उसके बाद हमने लिखा हुआ देखो, तीसरा जो अधिक ऊंचाइयों पर रहते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है क्योंकि उनका दाब कम हो जाता है। चौथा हमारा लिखा हुआ है बेटा, तीसरा हमारा लिखा है ठंडे पेय पदार्थों में CO2 गैस घुलने के लिए हेनरी नियम का अनुप्रयोग होता है। बताओ बेटा। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग डालो आप सभी लोग, द्रव की द्रव्य विलयता। द्रव की द्रव्य विलयता। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा द्रव की द्रव्य विलयता, और आगे इसी में टॉपिक होगा हमारे पास राउल्ट का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन आप सब जानेंगे। ठीक है, क्लास को लेते हुए काफ़ी टाइम हो गया बेटा, पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो आगे चीज़ हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, जितना भी बेटा हमने लिखाया है इसमें अच्छे से आप सभी को बढ़िया तरीके नोट बनाइएगा। कोई भी अगर समस्या होती है तो आप सभी मुझे को बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। ठीक है, इजाज़त चाहता हूँ आज के लिए, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।